तो हमारे साथ अब मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस के राइटर अंशुमन तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। मानसून 1990 के बाद पहली बार इतने पहले मुंबई में आ चुका है और सक्रिय हो चुका, और मुंबई की बारिश शुरू हो चुकी। इस बीच हम शुरू करते हैं खबरों का सफर अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक और जापान से चिली तक। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफबाजी को लेते हैं। शुक्रवार को भारतीय बाजार बंद होने के बाद ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि यूरोप के साथ कोई बात नहीं बन रही है, लेकिन आज सुबह जब बाजार खुलेंगे तो कुछ राहत होगी, क्योंकि ट्रंप ने यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन से बातचीत के बाद टैरिफ जुलाई तक टाल दिए हैं। इसके बाद ट्रंप ने यूएस में न बनने वाले आईफोन पर भी 25% से अधिक टैरिफ की धमकी दी है। शुक्रवार को एप्पल के शेयर करीब 3% गिरे थे। ट्रंप ने सैमसंग को भी इसी तरीके की चेतावनी दी है। तो आज इन कंपनियों की प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी। एप्पल बुरी तरह फंस गई है इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि एप्पल के लिए अमेरिका में फ़ोन बनाना किसी तरह से लाभदायक या लागत कम करने वाला नहीं है। हालांकि ट्रंप इस बात का श्रेय जरूर लेंगे कि नए टैरिफ आने के बाद अमेरिका को अप्रैल में $16.5 बिलियन का $16.5 बिलियन का राजस्व मिला है। हालांकि बाजार में इस बात का डर है कि ऊंचा टैरिफ महंगाई बनकर उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा और फेडरल रिजर्व की चुनौती बनेगा। ट्रंप प्रशासन ने चीनी प्रभाव के चलते हार्वर्ड में विदेशी छात्रों को दाखिला देने की क्षमता रद्द करने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने इसे रोक दिया है। आज एक घटनाक्रम इस सप्ताह भी चर्चा में रहेगा। अब हम चलते हैं बॉन्ड बाजार की तरफ, जिनसे दुनिया के बाजार सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, और यह सप्ताह भी बॉन्ड बाजार में बड़े घटनाक्रम का होगा। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स करीब 10 वर्षीय यूएस ट्रेजरी की यील्ड 4.51% पर है, 30 वर्षीय यील्ड 5.4% पर है। 20 साल के बॉन्ड में नीलामी की कमजोर मांग थी। ट्रंप के टैक्स कट से वित्तीय चिंताएं बढ़ी हुई हैं। इस सप्ताह से लेकर 30 तारीख तक जापान, जर्मनी, यूके और यूएस में करीब 10 और 30 वर्षीय बॉन्ड्स की नीलामी होगी, जिस पर शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार की नजर रहेगी। जापान में सुपर लॉन्ग बॉन्ड्स की यील्ड रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचकर थोड़ा स्थिर हुई है, लेकिन यूरोप में जर्मनी 28 मई को 2 बिलियन यूरो के 10 और 30 वर्षीय बॉन्ड की नीलामी करेगा। बाजार को यहां से मिलने वाले संकेतों का इंतजार है, क्योंकि जर्मनी में घाटा भी बढ़ रहा है और यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर दबाव भी है। अमेरिकी डॉलर 2023 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। साल दर साल गिरावट करीब 7% है। यह दबाव आने वाले समय में बने रहने की संभावना है। यूरोप की तरफ मुड़े हैं तो यूरोप में मूडीज ने इटली का आउटलुक पॉजिटिव किया है। वित्तीय सुधारों के कारण रेटिंग Baa3 पर स्थिर रखी है, लेकिन यूके में मुद्रास्फीति 3.5% पर पहुंची है। पिछले सप्ताह यह आंकड़ा आया था। हालांकि बैंक ऑफ इंग्लैंड इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया शायद नहीं करेगा, क्योंकि जून में कमी की उम्मीद है, जून में महंगाई कम होने की उम्मीद है। यूरोजोन में अब चिंता है। PMI के डेटा से मंदी के संकेत मिले हैं। यूरो में कमजोरी का रहेगी। आज शेयर बाजारों पर दबाव रहेगा, जिसमें टैरिफ भी एक बड़ा हिस्सा है। एशिया के उभरते बाजारों की तरफ देखें तो जापान में चावल संकट चरम पर है। कीमतें 98% बढ़ी हैं। अब निगाहें सरकार की चावल इंपोर्ट नीति पर हैं। सरकार अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं में चावल आयात पर चर्चा कर सकती है। बैंक ऑफ जापान बॉन्ड यील्ड पर सतर्क है, लेकिन तत्काल किसी हस्तक्षेप की संभावना से इनकार किया है। अमेरिका में टैरिफ से जापानी ऑटो निर्यात करीब 4% से ज़्यादा टूटा है, और कंपनियों ने अपने मुनाफे के आकलन टाल दिए हैं। यह चिंताजनक बात है, और जापान की ऑटो कंपनियों के प्रदर्शन पर या स्टॉक मार्केट में उनके शेयरों पर इस बार नज़र रहेगी। इधर चीन और जर्मनी के बीच वार्ताएं हुई हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने पद ग्रहण करने के बाद पहली बार राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है। शी ने कहा है कि जर्मनी के साथ रिश्तों का नया अध्याय शुरू होगा। उन्होंने चीनी कंपनियों के लिए जर्मनी के बाजार में बाधाएं कम करने और बराबरी के अवसर देने की बात की। यूरोप के साथ चीन के बढ़ते रिश्ते अमेरिका के लिए भी चुनौती हैं, और चीन नए बाजार तलाशने की कोशिश कर रहा है। ब्राजील से एक बड़ा घटनाक्रम आया है। वहां की सरकार ने विदेश में होने वाले निवेश पर ऊंचे ट्रांजैक्शन टैक्स का ऐलान किया था, लेकिन भारी विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया है। रियाल थोड़ा सा स्थिर हुआ है। एक और बड़ी खबर सऊदी से आ रही है। सऊदी अरामको अपनी एसेट्स की सेल करने वाली है। तेल की कम कीमतों के कारण सऊदी अरामको को नुकसान हो रहा है। हाल के दशकों में पहली बार ऐसा है जब सऊदी अरामको अपनी एसेट बेचकर संसाधन जुटाने की कोशिश करेगी। आपको पता होगा कि अरामको सऊदी सरकार की राजस्व मशीन है। उसने सरकार को डिविडेंड में भी कटौती की है, और सऊदी का बजट घाटा लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान बराबर चर्चा में है। भारत के विरोध के बाद पाकिस्तान को अगले महीने विश्व बैंक से $20 बिलियन का नया कर्ज मिलने की उम्मीद है। यह IMF के बाद कर्ज की अगली किश्त होगी, जो IMF के अलावा विश्व बैंक से आ रही है। इधर भारत की कोशिश है कि वो पाकिस्तान को FATF की FATF की ग्रे लिस्ट में बनाए रखे।
युद्ध, तनाव और टकराव इस सप्ताह भी शेयर बाजारों की जान आफत में डालेंगे। रूस ने करीब करीब 30 से अधिक यूक्रेनी शहरों पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया है। 12 लोगों की मौत हुई है। बाजार हैरत में है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता हो रही है, जंग बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूस के रुख पर काफी क्षोभ जाहिर किया है। इस सप्ताह डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच वार्ताओं के फॉलोअप के बाद इन हमलों से अमेरिका की कोशिशों को झटका लगा है। बाजार की निगाह इस पर रहेगी कि ये शांति की दिशा में जाते हैं, ये यूक्रेन की तरफ से पलटवार होता है। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से कड़े प्रतिबंधों की और कड़े प्रतिबंधों की रूस से मांग की है। इधर चीन ने एलओसी में नो सेल जोन लागू कर दिया है। एलओसी में अब किसी भी देश की नौकाओं को आने की छूट नहीं दी जाएगी, जिससे दक्षिण कोरिया के साथ तनाव बढ़ने लगा है। अब हम आ गए हैं क्रिप्टो के इलाके में। पाकिस्तान ने डिजिटल एसेट अथॉरिटी शुरू कर दी है। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को रेगुलेट करने की योजना है। देश की सरकार माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली का आवंटन कर रही है। पाकिस्तान का रेगुलेशन दक्षिण एशिया में क्रिप्टो अपनाने की मुहिम को बढ़ा सकता है और अन्य देश भी ऐसा कर सकते हैं। इधर अमेरिका के बैंक एक संयुक्त स्टेबल कॉइन की खोज में है। दुनिया में क्रिप्टो का रेगुलेशन अब आगे कैसे बढ़ता है, इस पर ध्यान है। बिटकॉइन करीब $110,000 से ऊपर है, लेकिन यहां से उसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। कमोडिटी बाजार का हाल यह है कि ब्रेंट $65 से नीचे है और WTI $62 से नीचे है। ओपेक की आपूर्ति बढ़ी है। अरामको की एसेट सेल की खबरों का असर तेल बाजार पर रहेगा। सोना $3300 प्रति आउंस पर है। हल्की नरमी है, लेकिन स्थिरता की उम्मीद है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने को मजबूत देने वाली तमाम खबरें हैं। कॉपर में हमें मजबूती दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं हम कॉर्पोरेट खबरों की तरफ। ग्लोबल मोबाइल निर्माताओं में हलचल है। एप्पल और सैमसंग की जो प्रतिक्रिया आएगी उस पर आज हमारी निगाह रहेगी। एनवीडिया ने एक बड़ा फैसला किया है, चूंकि अमेरिका ने अच्छे चिप्स या हाई क्वालिटी चिप्स के निर्यात पर रोक लगा दी है, इसलिए सस्ता ब्लैकवेल चिप लॉन्च किया है। ब्लैकवेल सीरीज में जून से बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा और यहां से एनवीडिया अमेरिकी सरकार के या ट्रंप सरकार की सख्ती के निर्यात प्रतिबंधों को बाईपास करने की कोशिश कर रही है। एक और बड़ी खबर निप्पॉन स्टील के साथ है। निप्पॉन स्टील अमेरिका की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कंपनी यूएस स्टील, जिसका एक बड़ा इतिहास है अमेरिका में, उसका अधिग्रहण करने वाली है। बाइडेन सरकार ने निप्पॉन स्टील की तरफ से अधिग्रहण के प्रस्ताव को रोक दिया था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसको मंजूरी दे दी है। करीब $14 बिलियन का निवेश होगा और इसके साथ ही जापानी स्टील दिग्गज अमेरिका के बाजार में पहुंच जाएगी। विदेशी मुद्रा बाजार में टैरिफ और वित्तीय जोखिमों से डॉलर में दबाव है। रुपए में अगर 86 का स्तर टूटा तो रिजर्व बैंक हस्तक्षेप कर सकता है। भारतीय बाजारों के लिए मानसून अच्छी खबर है। मानसून के बाद एफएमसीजी और ग्रामीण मांग वाले शेयरों पर नजर रहेगी, सकारात्मक परिस्थिति रहेगी। बिटकॉइन भारतीय एक्सचेंजों पर हाई वैल्यूम दिखा रहा है, करीब 91.9 लाख रुपए पर है। इसके अलावा जिन पर आपको नजर रखनी होगी आज, उसमें कच्चे तेल पर नजर रहेगी, क्योंकि ओपेक प्लस की आपूर्ति और अरामको की संपत्ति, कौन सी संपत्तियां बिकती हैं और कहां बिकती हैं, इन पर ध्यान रहेगी। इनकी तैयारी शुरू हो गई है। मध्य पूर्व की खबरों से भी अस्थिरता रहेगी। डॉलर की कमजोरी से गोल्ड नई ऊंचाई पर जा सकता है। गोल्ड की कीमतों में तेजी रहेगी। इस सप्ताह भारत में जीडीपी के आंकड़े आएंगे, हालांकि सप्ताह के अंत में आएंगे, लेकिन उसके पूर्वानुमान आना शुरू हो गए हैं। इन पर बाजार की नजर रहेगी। जापान, जर्मनी, यूके और यूएस में अगले सप्ताह बड़ी बॉन्ड नीलामियां होनी है। यील्ड्स में बढ़ोतरी और वैश्विक असर पर ध्यान रहेगा। बिटकॉइन $110,000 के आसपास है, यहां पर सपोर्ट रहेगा। बिटकॉइन में ऐसा दिखता है। यूएस और ईयू के बीच टैरिफ वार्ताएं और भारत और अमेरिका पर वार्ताओं का अपडेट इस सप्ताह आएगा, जिस पर भारतीय बाजार की प्रतिक्रिया दिखाई पड़ेगी। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि बाजार ग्रीन रहेंगे। मुझे तहजीब हाफी का एक शेर याद आ रहा है, जो कि बाजार के हरे रहने की उम्मीद के साथ है कि सभी मौसम है दस्तरस में तेरी, सभी मौसम है दस्तरस में तेरी, तूने चाहा तो हम हरे रहेंगे।